तो वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आज शुरू करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग, उसको शुरू करेंगे। लेकिन रिसोर्स प्लानिंग शुरू करने से पहले मैं ऑनलाइन बच्चों के लिए एक चीज़ करना चाहता हूँ कि कल के क्लास में जो हमारा शूट हुआ था वीडियो, उसमें क्या हुआ था कि थोड़ा सा कैमरा टिल्ट होने की वजह से जो हमारा नोट्स था वो कट गया था। लेक्चर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आप इस नोट्स से रिलेट करके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेक्चर एकदम सेम है, टॉपिक एकदम सेम है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको रिकॉल करा देंगे कि हमने कल क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, जो चीज़ें हमारी ज़रूरत को पूरी करती है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करती है, तो उस चीज़ों को मेंटेन करके रखना, उस चीज़ों को बनाए रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को डेवलप करें, किस तरीके से हम अपने डेवलपमेंट को सस्टेन करें, यही चीज़ें हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। कुछ प्लानिंग के बारे में भी डिस्कस की थी, तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को पॉज करके आराम से इसको पहले आप लिख लीजिए। जो भी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही है, पॉज करके ये सारा चीज़ एजेंडा 21 तक आप लिख लीजिए। कल के क्लास में हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के 2 पॉइंट्स और साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 1 पॉइंट लिखे थे, जिससे हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हुआ था। आज एजेंडा 21 से रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया तक की डिस्कस करेंगे। तो पहले आप पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में कि हम रिसोर्सेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि रिसोर्सेज जो होता है वो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है। लेकिन आज हमने एक अलग दुनिया बना ली है। हमने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि हमने आज के समय में अपनी एक नई दुनिया, एक अलग दुनिया बना ली है। और हमने एक जो नई दुनिया बनाई है उसमें हमने अपने घर, बिल्डिंग्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस और इंडस्ट्रीज़ भी बनाई हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज को डिप्लेट करने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो लगातार अपनी ग्रीड को, हमने एक अपनी दुनिया बनाई और उस दुनिया से भी बेहतर दुनिया बनाने के चक्कर में और अपने आप को एक अलग लेवल पे ले जाने के चक्कर में हमने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। जैसे हम समझें कि अगर हम नीड के हिसाब से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते तो शायद आज जिस तरह की इन्वायरमेंटल डैमेजेस हमें देखने को मिलते हैं वो नहीं देखने को मिलते। यही चीज़ें हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। तो हमने अपनी ग्रीड को, नीड को नहीं, अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ किया है, जिसके कारण हमें ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल गए हैं, जिसके वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं। जैसे कि आप देखते हैं सॉइल इरोजन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। आप अच्छे से एक शहर में ब्रीद नहीं कर सकते। आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर हमेशा गर्मी बढ़ी रहती है। दिल्ली के एक कोना में टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस और एक कोने में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस रहता है। ज़रा सोचिए क्यों रहता है। क्योंकि हो सकता है एक जगह पर जहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं, जहाँ तक मेरा समझ है वहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं, और जहाँ पर 48 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर एक भी प्लांट्स नहीं, सबके घरों में एसी लगी हुई है। तो वो क्या है, वो उस तरह के जो आपको ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करता है, ओजोन लेयर का जो होल जो बढ़ता चला जा रहा है, ये सब किसका कारण है? इसी तरह के रिसोर्सेज को जिस तरीके से हम डिप्लेट करें उसी का कारण है। तो ये सब चीज़ें हमने अगले क्लास में पढ़ी थी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो क्वेश्चन बोर्ड में दोनों से आता है। एक तो आपका क्वेश्चन आएगा व्हाई इज नेसेसरी टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट या व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों से क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स का भी आता है, 5 मार्क्स का भी आता है। जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा एलोब्रेट करके लिखना होता है, जो कि मैंने कल के क्लास में आपको बताया था। थोड़ा सा एलोब्रेट करेंगे, एजेंडा 21 को उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बस इसको लिख देंगे, हल्का सा शब्दों में कंट्रोल रखते हुए आराम से इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विद सम एग्जाम्पल्स। इज दैट क्लियर? चलिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक बार रिकॉल करते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसे बोलते हैं जहां पर हम इन्वायरमेंट को क्या करें, बिना डैमेज किए, इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हम अपने आप को डेवलप कराएं। साथ साथ में हमारी आज की डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज को लेके है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ कभी भी क्या हो, कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मतलब ये है कि आज हम डेवलपमेंट करने के लिए कोल का बहुत अच्छे से यूज़ करें, लेकिन कोल के यूज़ से हमें ये नोटिस करना हो कि कहीं हमारा इन्वायरमेंट डैमेज तो नहीं हो रहा, और कहीं इतने लेवल पे हम कोल का यूटिलाइज तो नहीं कर रहे कि फ्यूचर जनरेशन को कोल ही ना मिले। इज दैट क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं। क्लियर हो गया एकदम दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है? मेरे हिसाब से वीडियोज़ वाले बच्चों को भी एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था हमारा कल का। आज हम शुरू करेंगे एजेंडा 21। देखिए एजेंडा 21 क्या है। जब
मीटिंग की गई थी, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मीटिंग की गई थी आपके ब्राज़ील के शहर में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। वहाँ पर अर्थ समिट, मतलब अर्थ से रिलेटेड, अर्थ के रिसोर्सेज से रिलेटेड एक मीटिंग की गई थी, जिसमें नेशनल जितनी भी इधर उधर की जो संस्थाएं थी और 100 राष्ट्र थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किए और उनके साथ मिलकर, एक साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, एक डिसीजन लिया था कि किस तरीके से हम आज की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको, सिंपल सा, आप दूसरे देश में मत जाइए, यहीं पर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ आसपास में बहुत कचरा है, ठीक है, और मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है उस कचरे को फेंकने के लिए या कुछ करने के लिए आपका नगर निगम कोई स्टेप्स नहीं ले रहा, ठीक है। लेकिन अब उस कचरों की वजह से किसी एक के घर में बीमारी हुई तो बाकी लोग एक्टिवेट नहीं होंगे, 2 के घर में बीमारी हुई तो भी कोई एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मोहल्ले के 10 घर में, 15 घरों में लोग बीमार पड़ने लगे तो सभी लोग इसके लिए चिंतित होंगे या नहीं होंगे। सेम यही कंडीशन क्रिएट हुआ था जब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, जब पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल डैमेजेस दिखने लगे, जब पैसिफिक ओशियन में भी कचरा दिखने लगा उस गहराई पे जहाँ पर लोग पहुँच नहीं सकते, तब साइंटिस्ट को सोचना पड़ा कि हमें इसके लिए क्या करना होगा, कोई कदम उठाना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं है, हो सकता है अगली जनरेशन क्या देखेगी, हम ही देख सकते हैं वो समस्याएं, राइट। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सबसे बढ़िया स्टेप उठाया कि उन्होंने मीटिंग बुलाई ब्राज़ील में, और उस मीटिंग में 100 देश पहुंचे और उन्होंने मिलकर कुछ डिसीजन लिए। क्या लिए उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो एजेंडा 21 क्या है, तो जब ये डिसीजन लिया गया था वो हुआ था 19वीं सेंचुरी में, और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक टारगेट लिया था। जैसे कि मोहल्ले में कचड़े हैं तो सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा कीजिए और एक टारगेट रखिए कि इस साल के अंत तक गली मोहल्ले में से एक प्लास्टिक बैग को क्या कर देंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे और प्लांट्स पक्का लगाएंगे और साफ सफाई रखेंगे, कोई भी प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करेगा। इसको रिलेट करके देखिए, अगर ऐसा करें और सारे घर के लोग मिलकर करें तो ये संभव है या नहीं है, एकदम संभव है। इसी उम्मीद से पूरे देश के लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, इसी उम्मीद से पूरे देश के लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे कि हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जब यहाँ आएगा तो वो अपनी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि किसी एक कंट्री के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ऐसा नहीं होगा। पूरे मोहल्ले में एक घर बहुत साफ सुथरा रहे और बाकी घर बिल्कुल साफ सुथरा ना रहे तो इससे उस मोहल्ले की सफाई नहीं होने वाली है जब तक सभी के सभी लोग मिलकर ऐसा ना करें। क्लियर जा रहा है बात दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एजेंडा 21 का जो टारगेट था वो ये था कि वो लोग थे 19वीं सेंचुरी में, ठीक है। उनका टारगेट था कि 21st सेंचुरी आते आते हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 20वीं सेंचुरी में थे और 21st सेंचुरी आते आते हम लोग किसी भी तरीके से हम इन्वायरमेंटल डैमेजेस को क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, ताकि हमारा डेवलपमेंट क्या रहे, सस्टेन रहे। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर चल रहा है, वेरी गुड। देखिए क्या कहता है कि एजेंडा 21 इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड। क्या था ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन था। आप इसको ऐसे समझिए लाइक अ शपथ पत्र, है ना। सब लोग मिलके ये शपथ लेंगे, एक डिक्लेरेशन साइन करेंगे कि हाँ मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। तो एक डिक्लेरेशन था जहाँ पर लीडर्स, जहाँ पर बोल रहा है कि डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स 1992, कब हुआ था ये, 1992 में। कब हुआ था, 1992 में, 1992 में ये शपथ ली गई थी कि आगे आने वाली जो 100 वर्ष है, 21st सेंचुरी 2000 से लेकर, ठीक ना, 2099 तक के बीच में, तो 99 तक, उस समय के बीच में जो ये 100 वर्ष का जो समय है, इस 100 वर्ष में हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो क्या था कि 1992 में एजेंडा 21 के लिए वर्ल्ड के टॉप लीडर्स, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहाँ पहुँचे। कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं UNCED शॉर्ट फॉर्म में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। वहाँ पर ये इकट्ठा हुए और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है। वहाँ पर ये इकट्ठा हुए और उन्होंने एजेंडा 21 को प्रमोट किया। मतलब एजेंडा 21 को प्रमोट किया, ये लोग मिले, इन्होंने इन्वायरमेंट के जो मेन इश्यूज़ थे उसके ऊपर डिस्कशन किया, मीटिंग की और सबकी राय मशवरा ली कि हमें क्या करना चाहिए। क्या निर्णय निकल कर आता है देखेंगे। कहते हैं कि इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। देखिए सबके लिए कॉमन इंटरेस्ट था, सबके लिए एक ही मुद्दा था। वो क्या था, इन्वायरमेंटल डैमेज। जो आज के समय में हम इन्वायरमेंटल डैमेज देख रहे हैं, दुनिया की हर कंट्री में पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से चल रही है, क्योंकि पेड़ क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है जिससे आपका डेवलपमेंट होता है। आए दिन आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों का डिमांड बढ़ रहा है ना,
मान लीजिए आज 100 लोग हैं, कल 200 लोग होंगे, तो 200 लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, घर के लिए खिड़की दरवाजे चाहिए, खिड़की दरवाजों के लिए लकड़ियाँ चाहिए, लकड़ियों के लिए हम कहाँ जाएंगे? जंगल में। पेड़ तो काट के लाए, क्या हमने पेड़ लगाए? नहीं लगाए। तो क्या इन्वायरमेंटल डैमेज होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। सॉइल इरोजन जैसे प्रोसेस हो सकते हैं, फ्लड जैसे प्रोसेस हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो क्लाइमेट वगैरह चेंज होते हुए क्लाइमेट वगैरह जो चेंज हो रहा था उसको देखते हुए जो गरीबी बढ़ रही थी, जो अमीरों और गरीबों के बीच में जो गैप बढ़ रहा था, उसको देखते हुए ये एक मीटिंग की गई थी और उसी का नाम दिया गया एजेंडा 21। इज दैट क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। कहते हैं कि कॉमन इंटरेस्ट क्या था? एक तो था इन्वायरमेंटल डैमेज, दूसरा था पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। आप ज़रा सोचिए, आज के समय में अगर आप तुलना देखेंगे रिच और पुअर का, तो आपको क्या दिखाई देगा कि रिच इतना ज़्यादा रिच हैं, इतने ज़्यादा रिच हैं कि कहना नहीं है, और गरीब इतने ज़्यादा गरीब हैं कि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। बात समझ में आ रही है? इस दोनों के बीच में बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है और अनइवन लोगों के पास मौजूद है। किसी के पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। एक सिचुएशन ऐसी भी आ चुकी है कुछ जगहों पर, कुछ कंट्रियों में सिचुएशन ऐसी भी आ चुकी है जहाँ पर लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी इकट्ठा करना क्या हो जाता है? बहुत चुनौती हो जाती है। ऐसे ऐसे कंट्रियाँ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में देख लीजिए आप, इंडिया में भी वैसे राज्यों को देख लीजिए जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है। बात समझ में आ रही है? उनके पास बेटर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, वो स्वस्थ नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है उससे लड़ने के लिए एजेंडा 21 अपनाया गया था। और इसमें डिसीजन क्या लिया गया कि बात हुई कि हर एक कंट्री जो है वो अपने यहाँ के लोकल गवर्नमेंट को इंसिस्ट करे। लोकल गवर्नमेंट मतलब, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि इंडिया के लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट मतलब जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, जो लोकल लेवल पे काम करती है, जिससे लोग डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, उस लेवल पे क्या किया जाए? एजेंडा 21 को फॉलो कराया जाए। क्योंकि देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लाख रुपए खर्च करे कि मतलब गांव-गांव से शहर तक पेड़ लगाया जाए, तो वो इस 1 लाख रुपए में से 1000 का पेड़ लगेगा। बात समझ में आ रही है? वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, वो सामान्य वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगा, वो चीज़ें जो है वो लोकल लेवल तक काम नहीं हो पाएगी। इसलिए लोकल लेवल से ये करना बहुत संभव है। अगर डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपको क्या करना, अपने गाँव में पेड़ लगाने हैं, आपके गाँव में जल संसाधन को मेंटेन करना है, आपके गाँव में शिक्षा को प्रमोट करना है, टारगेट करना है कि भाई कौन कौन से ऐसी एरिया है जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, तब जाके क्या होगा? तब जाके ही हम इस तरह की इन्वायरमेंटल डैमेजेस से निकल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा रिसोर्स प्लानिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, ठीक है? रिसोर्स प्लानिंग के बारे में अगर हम लोग देखें तो हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें रिसोर्सेज को किसी तरीके से बचाना है, हमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, तो सिर्फ कह देने मात्र से तो हम नहीं करेंगे। हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि हम किस रिसोर्सेज को किस जगह पर किस तरीके से यूटिलाइज करें। एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। तो उस प्रॉपर प्लानिंग के लिए हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। वो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि आप ये देखिए कि पूरे देश में किन किन जगहों पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए कि किन किन जगहों पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, और ये देखिए कि किन किन जगहों पर कौन कौन से रिसोर्सेज नहीं हैं। जहाँ पर जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के आधार पर उसकी क्वालिटी कितनी है, कैसी क्वालिटी है, और जहाँ पर जो रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पर उस रिसोर्सेज की नीड कितनी है। अगर हम इन सब चीज़ों के फार्मा पे अगर हम इन सब चीज़ों को तैयार करें तो शायद हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। तो कुछ पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, उस पॉइंट्स के लिए आप लोग कॉपी निकाल लीजिए। इसको सबसे पहले हम रब कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। सबसे पहले एक बात समझिए कि भारत के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। इंडिया हैज़ एनॉर्मस रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। आपके पास ऐसी कोई संसाधन नहीं है जो आपके पास नहीं है, हर कुछ है, मैन पावर भी है आपके पास। लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं ये रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी है, लेकिन वाटर एनर्जी की कमी है, वाटर रिसोर्सेज की कमी है। जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तो वहाँ पर आपके वाटर एनर्जी है, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जब हम बात करते हैं
जैसे एग्जांपल के तौर पे छत्तीसगढ़ की या हम झारखंड की बात करें, तो इनके पास कोल है, लेकिन इनके पास दूसरी कोई रिसोर्सेज नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इनके पास गोल्ड नहीं देख सकते, है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो इंडिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं। कहीं पे जंगल है तो कहीं पे बालू है, राइट। सबके पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं है। तो जब सबके पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं है तो इस हिसाब से क्या सभी का डेवलपमेंट इक्वल होगा? और जब सबका डेवलपमेंट इक्वल नहीं होगा तो क्या हमारे राष्ट्र का डेवलपमेंट इक्वली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलिए कि घर में 10 सदस्य रहते हैं और सिर्फ 2 सदस्य नौकरी करते हैं, क्या उससे घर विकास करेगा? नहीं कर पाएगा। जब तक 10 के पास कुछ ना कुछ काम ना हो, किसी के पास ज़्यादा या कम अलग मायने रहता है, लेकिन अगर 10 लोग मिलकर काम करें तो उससे क्या होता है? उस घर का प्रॉपर विकास होता है, राइट। इसी तरीके से कि किसी स्टेट के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है और वो ग्रो कर जाता है। बिहार से अलग हुआ राज्य जो है झारखंड, वो कितने तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ये आपके सामने है। लेकिन आपके पास जितना भी रिसोर्स बिहार और झारखंड को मिला के था, उसका 95% रिसोर्स जो है वो झारखंड के पास है और आपके पास सिर्फ 5% बचा हुआ है ना। मिनरल ऑयल से मुंगेर में बहुत कम, गया में कोल है बहुत कम, एकदम ना के बराबर है, 5% है। तो ज़रा सोचिए कि उससे आपका क्या डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर हमें देश को विकास करना है तो हमें उन स्तर वाले लोगों को भी साथ में उठाना पड़ेगा जो अभी आपके साथ बहुत नीचे हैं, आपके रेस से बहुत पीछे हैं, उनको भी साथ लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की बात कहता है आफ्टर द लॉन्च ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स इंडिया हैज़ मेड एफर्ट्स फॉर द अचीविंग गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। होता क्या है, 1947 में इंडिया जो था वो आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद हो गया, ब्रिटिश के चंगुल से हम बाहर आ गए 1947 में, सबको पता है। तो उसके आज़ादी होने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद गवर्नमेंट जो बनी उसने सबसे पहले एक 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। 5 ईयर प्लान क्या होता है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। और इस योजना में गवर्नमेंट जो होता है वो एक मैनिफेस्टो तैयार करता है और उस मैनिफेस्टो में वो पॉइंट लिखता है कि वो अगले 5 वर्षों में मेन कौन कौन सा काम करेगा। उस काम में जो सबसे नंबर 1 वर्क होते हैं उसको पहली प्रायोरिटी होती है। तो उसमें सबसे पहले उसने क्या लिया था कि हमें क्या करना है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने सबसे पहले क्या लिया था कि अचीविंग गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, कि हमें किसी भी तरीके से रिसोर्स को क्या करना है? रिसोर्स को बचाना है, तो हमें रिसोर्स को प्लान करना बहुत जरूरी है। तो रिसोर्स प्लानिंग की उन्होंने सबसे पहले बात की थी। ठीक है, 5 वर्ष का सबसे पहला टारगेट क्या था? वी हैव टू प्लान आवर रिसोर्स, वी हैव टू मेक अ प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ आवर रिसोर्स। इज दैट क्लियर? उन्होंने सबसे पहला टारगेट लिया था। The resources development in India not only involves availability of resources but also the technology, quality and the human resource and his ये क्या लिखे हैं? And historical experiences of the people। बहुत ज़्यादा क्लोज है तो थोड़ा ओझल हो जा रहा है, लेकिन आप लोगों को तो स्क्रीन पे सब दिखाई दे रहा है ना, एकदम क्लियर। चलिए ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि द रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन इंडिया नॉट ओनली इन्वॉल्व्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, भारत में रिसोर्स का डेवलपमेंट करने का मान्य ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ रिसोर्सेज हो जाएं। रिसोर्सेज हो जाने से आपका डेवलपमेंट नहीं होगा और ना ही रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा। आपके पास प्रॉपर क्या होना चाहिए? प्रॉपर आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास रिसोर्स है, ज़रा सोचिए कि आपके पास रिसोर्स है लेकिन आपके पास क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, मतलब आपके पास स्किल्ड ह्यूमन नहीं है, तो क्या आप उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने लायक बना पाएंगे? क्या आप उस रिसोर्स को कंजर्व कर पाएंगे, बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। आपको बता दें कैसे रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे आप इस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। जब चट्टानों को ब्रेक किया जाता है तो उसमें से जब पता चलता है कि उसमें कोई रिसोर्स है, एग्जाम्पल के तौर पे वो मिक्स है आयरन और बॉक्साइट का, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मिक्स ऑफ आयरन और बॉक्साइट का वो मिक्सर है, ठीक है। तो जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो पहले ये देखा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक रॉक है, ठीक है, इसमें इतना पार्ट जो है वो आपका बॉक्साइट है, ठीक है, और इसमें आपका इतना पार्ट जो है बाकी का ये आपका क्या है? मान लीजिए आयरन है। तो जब भी इसमें से आयरन निकाला जाएगा तो किस पार्ट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा? क्योंकि आप जब निकालेंगे तो कोई ना कोई पार्ट डिस्ट्रॉय होगा ना।
तो किस पार्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी? आयरन डिस्ट्रॉय करके बक्साइट निकालेंगे कि बक्साइट डिस्ट्रॉय करके आयरन निकालेंगे? बिल्कुल सही, हम बक्साइट को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर हम आयरन निकालेंगे तो कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रॉय अगर हो तो वो क्या डिस्ट्रॉय हो? बक्साइट डिस्ट्रॉय हो, हमारा क्या बच जाए? आयरन बच जाए, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है। और अगर आप इसको डिस्ट्रॉय करके उसको निकालेंगे तो आप किस चीज़ में हैं? घाटे में हैं। तो ये क्या सामान्य व्यक्ति के बस की बात है? आपको उसके लिए स्किल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? आपको ह्यूमन रिसोर्सेज होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? इज दैट क्लियर? तो वही बात है कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इंडिया में सिर्फ ये नहीं था कि हम रिसोर्सेज को अवेलेबल कराएं, हमारे इंडिया में ये था कि हम टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन के मदद से हम और हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट की मदद से हम क्या करें? उसको प्रॉपर यूज़ में लाएं, है ना। जैसे किसी के पास सोलर एनर्जी ज़्यादा है तो हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को निकालें जिसके मदद से जहाँ पर सोलर एनर्जी नहीं है वहाँ तक हम उसको क्या कर सकें? पहुँचा सकें। और जहाँ पर वाटर एनर्जी है, जहाँ पर वाटर एनर्जी की कमी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ वाटर को पहुँचा सकें। तो ये हमारा टारगेट था। रिसोर्स प्लानिंग हम करते कैसे हैं? कैसे हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं? सबसे पहले इस बात को देखिए। सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको रिसोर्स प्लानिंग करना है, रिसोर्स को प्लान करना है कि हमको रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले काम आपका यही है कि आपको ये पता चले कि रिसोर्स आपके पास है भी कि नहीं। अगर आपके पास रिसोर्स ही नहीं है तो आप किस बात का प्लानिंग करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा रिसोर्स है, कहाँ पर कौन सा संसाधन है। सबसे पहला काम हम यही करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सर्वे करना होगा। अब सर्वे क्या होता है पहले समझ लीजिए। देखिए, सर्वे का मतलब होता है किसी जगह पर खोजबीन करना। खोजबीन कैसे करते हैं? खोजबीन करते हैं एग्जावेशन के माध्यम से। एग्जावेशन दो प्रकार का होता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। जैसे मैं समझाता हूँ, मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा कि भैया इस किसी खास जगह पर, मान लीजिए जगह का नाम है ABC, ठीक है, इस जगह पर आपको पेट्रोल मिलेगा। क्या मिलेगा? पेट्रोल मिलेगा। यहाँ पर पेट्रोल हो सकता है, ये अंदाज़ा लगाया गया, ठीक है। तो आप जाएंगे तो क्या उस पूरी जगह को खोद देंगे? मान लीजिए पूरा एक शहर है, अब बोला गया कि इस शहर में आपको पेट्रोल मिलेगा, तो जाते पूरा शहर को खोद देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। हम एग्जावेशन करेंगे, सर्वे करेंगे। कैसे करेंगे? हम यहाँ पर आएंगे, किसी एक जगह पर थोड़ी सी वर्टिकल एग्जावेशन करेंगे। वर्टिकल मतलब थोड़ा सा गहरा खोदेंगे। क्या करेंगे? गहरा खोदेंगे। जब हमें नहीं मिला तो वहाँ से हम अब हॉरिजेंटल एग्जावेशन माने हॉरिजेंटल खुदाई करना शुरू करेंगे, लंबे जगह तक, है ना। पूरे शहर में नीचे नीचे लंबी खुदाई करेंगे, लंबा, गहरा नहीं, लंबा, जिसमें किसी का नुकसान भी नहीं हो, सबको बचाते हुए हम करेंगे, ठीक है। अब पता चल गया कि भाई इस खास जगह पर पेट्रोल है। क्या है? पेट्रोल है, या फिर कोई भी फॉसिल फ्यूल है। तो हम क्या करेंगे? इसमें फिर वर्टिकल एग्जावेशन करके यहाँ से हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर वे में। तो इसको बोलते हैं सर्वे करना, ठीक है। सर्वे करने से पहले आपको ज़रूरत होती है मैपिंग करने की। क्या करने की ज़रूरत होती है? मैपिंग करने की। पहले आप मैप कर लीजिए, आप सर्वे किए, पता लगा लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? मैपिंग करेंगे। उसके बाद आप क्या पता लगाएंगे? आप ऐसे ही खुदाई नहीं कर देते हैं। सर्वे कर लिए, मैपिंग कर लिए कि हमको कहाँ कहाँ करना है, कर लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? ये पता करेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है। फॉसिल फ्यूल निकाले और निकालने के बाद पता चला कि वो तो एकदम पानी के बराबर है, उसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है। अब अगर आप उसे दिया जलाना चाहते हैं तो आपका दिया जल गया, लेकिन वो दिया नहीं जला जिसके मदद से आप जलाना चाहते थे। इज दैट क्लियर? तो वैसा उसमें वो एनर्जी नहीं है। तो पहले हम पता क्या करेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है। दूसरी बात, क्वालिटी बहुत अच्छी है, निकला 1 लोटा, समझ रहे हैं? वैसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि 1 लीटर पेट्रोल निकाल लिए, हाँ मिल तो गया लेकिन 1 लीटर था, वो भी कोई मतलब का नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? आप सबसे पहले सर्वे करेंगे, सर्वे कर लिए, फिर मैपिंग करेंगे, एग्जावेशन, हॉरिजेंटल एग्जावेशन करके मैपिंग। देखिए, मैपिंग तो आप ऐसे भी जाके कर सकते हैं, उसके बाद आप हॉरिजेंटल एग्जावेशन करेंगे। हॉरिजेंटल एग्जावेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा? उसकी क्वालिटी का पता लगाना होगा। उसमें क्या करना होगा? उसकी क्वांटिटी का पता लगाना होगा, उसका अंदाजा लगाना होगा कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कितना है। एस्टिमेशन किया जाता है, उसको निकाल के टेस्ट किया जाता है, लैब में टेस्ट किया जाता है कि कितना होगा, कितना नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और जब ये पता चल जाए तो ये आपका पहला तरीका है क्या करने का? रिसोर्स प्लानिंग करने का। देखो, रिसोर्सेज का प्लानिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। हम उसको निकालने से पहले क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि वो हमारे लायक है कि नहीं। ऐसी जमीन खोद के जमीन को भी बर्बाद कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? दूसरी पॉइंट, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जब आपको ये सब चीजें पता चल गई, ठीक है, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है फिर से समझ लीजिए एक बार। हमें सबसे पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्सेज कहाँ पर हैं। पता चला, हमने सर्वे किया, उस जगह का लोकेशन का सर्वे किया, ठीक है या नहीं है, ठीक है। कहीं ये नहीं कि इस रिसोर्सेज को निकालने में किसी दूसरे रिसोर्सेज को बहुत हार्म हो जाए। ऐसा भी होता है कि किसी जगह की मिट्टी इतनी ज़्यादा उपजाऊ है, इतनी ज़्यादा फर्टाइल है कि आप उसको दूसरी चीज़ के लिए यूज़ ही नहीं कर सकते। वो एग्रीकल्चर में ही आपको क्या देगी? बेनिफिट दे देगी। बात समझ में आई? अब ये नहीं कि उस मिट्टी को काट के नीचे से कुछ दूसरी चीज़ें आप निकालिए और वो मिट्टी पूरा बर्बाद हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो पहले आप सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद मैपिंग करेंगे कि आपको किस जगह पे करना है। मैपिंग में ही आपका
एग्जावेशन हो जाएगा, सब कुछ अब कर लिए, फिर क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेशन करेंगे और तब रिसोर्सेज को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखा जाएगा रिसोर्स प्लानिंग का पहला पॉइंट। दूसरा, यूज ऑफ एकदम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। आप जब भी किसी रिसोर्सेज को निकालते हैं तो ये प्रोसेस होना चाहिए, एकदम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब जिस रिसोर्सेज को निकालना चाहते हैं उस रिसोर्सेज का नुकसान ना हो। इज दैट क्लियर? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। क्या चाहिए आपको? स्किल्स चाहिए। कोई सामान्य व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है। चावल की खेती करने वाले को अगर आप दे देंगे कि आप चाय की खेती करें तो उससे वो चाय की खेती नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए स्किल्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? आप इंजीनियर, बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर है और उसको बोलो कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देगा, नहीं करेगा ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक अलग स्किल का व्यक्ति चाहिए जो उसके लिए क्या हो, एक्सपर्ट हो। तो स्किल की जरूरत पड़ती है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स प्लानिंग की सोच सकते हैं। इज दैट क्लियर? इससे हमारा क्या होगा, रिसोर्सेज कंजर्व होगा, रिसोर्सेज बचेंगे प्रॉपर एकदम मैनेजमेंट के साथ साथ में। देखिए गांधी जी ने एक बात कही थी कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। कहने का मतलब क्या है इसका? गांधी जी का ये कथन है, उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में इतने संसाधन हैं जो हर एक व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरी कर सकता है, लेकिन इतने भी नहीं हैं कि किसी एक व्यक्ति की लालच को पूरी कर सके। ये हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। इतना भी संसाधन हमारे पास नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति की लालच को पूरी कर सकें। ध्यान से समझिए, ये क्या कहने का मतलब है? ये कहने का मतलब है कि अगर आप रिसोर्सेज को कंजर्व करके यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 पेड़ काटे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 10 पेड़ लगा भी दीजिए, कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। अगर आप रिसोर्सेज को कंजर्व करके यूज करेंगे तो आपके पास हमेशा संसाधन रहेगा और आपका डेवलपमेंट क्या रहेगा, सस्टेन रहेगा। लेकिन अगर आप लालच के रूप में करेंगे, आज ये काट लिया, आज वो कर लिए, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरा, अगर आप उस चक्कर में रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका कुछ भी नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात को? गुड। तो यही चीज़ें हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा? तो सबसे पहली बात क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्स प्लानिंग? आप रिसोर्स प्लानिंग से समझते क्या हैं? तो सिंपल सी बात है, रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, बचाने की बात करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। प्लानिंग मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है? तो ये आपको लिखना है। उसके बाद आप कहेगा एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, तो आप ये डेटा के साथ में आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में लिखेंगे। उसके बाद कहेगा रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं वैसे ही शब्दों में बना के, जैसा कि आपको बताया गया था। किसी को कोई दिक्कत? एकदम क्लियर हो गया? हैंड रेज करके बताइए। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी भी माइंड में किसी के भी कोई क्वेश्चन चल रहा है तो सोचिए, क्वेश्चन बनाइए। कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है एकदम? वेरी गुड। जो वीडियो में देख रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो ऐप में डाल सकते हैं और आपको बताया जाएगा। और मेक श्योर कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो आप अपने साथ कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेके पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कीजिए, लेक्चर को सुनिए, उससे रिलेट कीजिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा और ओन वर्ड्स में आंसर कीजिए, ठीक है? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? आज हमने एजेंडा 21 से शुरू किया था। पहले का टॉपिक तो हमने डिस्कस किया ही था, एजेंडा 21। उसके बाद हमने रिसोर्स प्लानिंग को समझा। इंडिया के पास एनॉर्मस रिसोर्सेज हैं, बट वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है सब जगह पे, तो इसके लिए हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग बहुत नेसेसरी है, वो हमने डिस्कस किया। साथ साथ में रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्या जरूरी होता है, तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है, जिसके लिए हमें सर्विंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन होता है। फिर हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल्स होना चाहिए, और साथ साथ में हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी डिस्कस किया। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से, ऐप में भी मिल जाएंगे और आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, आज आप एक होमवर्क लिख लीजिए कि आपको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे एक छोटा सा पैराग्राफ तैयार करके लाना है, ठीक है? अपनी कॉपी पे अपने ओन वर्ड्स में कि आप कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या समझते हैं और आप रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। आप उसमें एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट ये दे दिया जाएगा और लिखा जाएगा कि एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। तो अब इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगर 5 मार्क्स में आ गया तो आपको रिसोर्स प्लानिंग के साथ में रिलेट करके, डेवलपमेंट कैसे होता है रिसोर्सेज से, उससे रिलेट करके तब आपको आंसर बनाना है, ठीक है? क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है और आपको इधर उधर से ही आपको जोड़ के बनाना होता है, ठीक है? टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा तब तो टू द पॉइंट आपके पास आंसर है। लेकिन कभी कभी सिंपल क्वेश्चन के लिए बड़ा आंसर देना पड़ता है। सिंपल क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क्स का दे दिया, तो आपको एलिब्रेट करने के लिए सिर्फ वो टॉपिक टच नहीं करना पड़ेगा, 2 टॉपिक आपको कहाँ जाना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, लिव कर जाइए।